हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं बिहार के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। इससे पहले खबरों को शुरू करें, अभी तक आपने NH बिहार यानी न्यूज हेडलाइंस बिहार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि बिहार में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रखें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डाल। संवाददाता पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को MLC आवास, मीठापुर मोहाली एलिवेटेड रोड और बख्तियारपुर ताजपुर सड़क का निर्माण तेजी से पूरा करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। साथ ही उन्होंने बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन NH30 के ROB का शुभारंभ किया। इससे पहले उन्होंने इन सभी परियोजनाओं का स्थल निरीक्षण कर अधिकारियों से पूरी जानकारी ली। सबसे पहले मुख्यमंत्री ने पटना में बन रहे MLA और MLC आवास परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने मुख्यमंत्री को बताया कि यहां विधान पार्षदों को 75 फ्लैट आवंटित कर दिए गए हैं। MLA के लिए 246 फ्लैट बनाए जा रहे हैं, जिनमें से 88 फ्लैट आवंटित किए गए हैं। बचे 188 फ्लैटों का निर्माण 2 महीने में पूरा हो जाएगा। उन्होंने कैंटीन, कम्युनिटी हॉल, गेस्ट हाउस के निर्माण कार्य के संबंध में भी सीएम को जानकारी दी। सीएम ने नवनिर्मित MLA फ्लैट के निचले और ऊपरी तल के विभिन्न हिस्सों का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि परिसर के अंदर के रास्ते को ठीक रखें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि साफ सफाई की व्यवस्था रखें, साथ ही परिसर में पौधारोपण भी कराएं और निर्माणाधीन कार्यों को तेजी से पूरा करें। सीएम ने मीठापुर फ्लाईओवर रोटरी और मीठापुर रेलवे क्रॉसिंग के पास मीठापुर मोहाली एलिवेटेड रोड के निर्माण का जायजा लिया। इस दौरान पुल निर्माण निगम के अध्यक्ष शीर्षद कपिल ने उन्हें बताया कि इस पथ की लंबाई 11 किलोमीटर है। इसके बचे हुए कार्य को अप्रैल माह तक पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने पुनः 3 मुहानी के पास रुककर पटना गया पुरानी सड़क के चौड़ीकरण का भी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यहां से पुनपुन घाट तक जाने के लिए एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य तेजी से पूरा करें। साथ ही लक्ष्मण झूला का निर्माण कार्य भी जल्द पूरा करें। मुख्यमंत्री ने वहां लोगों से मिलकर हालचाल जाना। सीएम ने बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन NH33 के ROB का शुभारंभ किया। मौके पर उन्होंने कहा कि अब बख्तियारपुर से मोकामा आने जाने वाले लोगों को अधिक सहूलियत होगी। साथ ही पटना उत्तर बिहार जाना सुगम होगा और समय की बचत होगी। निरीक्षण के दौरान भवन निर्माण मंत्री जयंत राज, सचिव कुमार रवि, पथ निर्माण विभाग के ACS मिहिर कुमार सिंह, सीएम के प्रधान सचिव दीपक कुमार व OSD गोपाल सिंह, पुल निर्माण निगम के अध्यक्ष शीर्षद कपिल अशोक, DM डॉ चंद्रशेखर सिंह, SSP अवकाश कुमार व अन्य मौजूद। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ इमारत-ए-शरिया समेत बिहार के मुस्लिम संगठनों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का विरोध करने का फैसला लिया है। इमारत-ए-शरिया ने कहा है कि बिहार के प्रमुख मुस्लिम धार्मिक संगठनों ने रविवार 23 मार्च को होने वाली मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दावत-ए-इफ्तार के बायकॉट की घोषणा की है। इन संगठनों की ओर से नीतीश कुमार को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि यह फैसला आपकी ओर से प्रस्तावित वक्फ संशोधन बिल 2024 के समर्थन के खिलाफ विरोध के तौर पर लिया गया है। पत्र लिखने वाले संगठनों में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारत-ए-शरिया, जमीयत उलेमा हिंद, जमीयत अहले हदीस, जमात-ए-इस्लामी हिंद, खानकाह मुजीबिया और खानकाह रहमानी शामिल हैं। बिल्कुल स्पष्ट अंदाज में लिखे गए पत्र में इन संगठनों ने नीतीश कुमार से कहा है कि आपने धर्मनिरपेक्ष शासन और अल्पसंख्यकों के अधिकार की सुरक्षा के वादे पर सत्ता हासिल की थी, लेकिन भाजपा के साथ आपका गठबंधन और अतार्किक व संवैधानिक वक्फ संशोधन बिल को आपका समर्थन आपके उन्हीं वादों का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन है। पत्र में लिखा गया है, आपकी इफ्तार की दावत का मकसद सद्भावना और भरोसा को बढ़ावा देना होता है, लेकिन भरोसा केवल औपचारिक दावतों से नहीं बल्कि ठोस नीति और उपायों से होता है। आपकी सरकार का मुसलमानों की जायज मांगों को नजरअंदाज करना इस तरह की औपचारिक दावतों को निरर्थक बना देता है। इन संगठनों ने स्पष्ट शब्दों में अपनी मांग दोहराते हुए कहा कि वक्फ संशोधन बिल 2024 से समर्थन तुरंत वापस लिया जाए। वक्फ संशोधन बिल के नुकसान को बताते हुए पत्र में कहा गया है कि अगर यह संशोधन लागू होता है तो यह शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, महिलाओं के केंद्र और धार्मिक स्थानों पर सदियों पुरानी वक्फ जायदादों को खत्म कर देगा। इससे मुस्लिम समुदाय में गरीबी और अभाव और बढ़ेगा।
जैसा कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में पहले ही बताया जा चुका है। इस पत्र में कहा गया है कि यह पत्र जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ एक मजबूत स्टैंड है ना, कि बातचीत से इनकार। अगर बातचीत वास्तविक और प्रभावी नौती व सुधार की राह बनाए तो हम सार्थक बातचीत के लिए। वर्ष 1764 के बक्सर युद्ध के बाद बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गई और बंगाल के साथ बिहार के तकरीब सारे भाग पर उनका आधिपत्य हो गया। बंगाल प्रेसिडेंसी के तहत ही पूरे उत्तर पूर्व भारत को रखा गया, मगर 19वीं सदी के अंत तक बिहार के लोगों ने बंगाल के प्रशासन से अलग होने की एक मुहिम चलाई। इस मुहिम के कुछ आर्थिक कारण थे। सरकारी नौकरियों में बंगाली भाषा भाषियों का वर्चस्व, उच्च न्यायालय का कोलकाता में होना और उसके बारे में बंगाली भाषा भाषी वकीलों का वर्चस्व होना, बिहार में एक विश्वविद्यालय का अभाव और बिहार का अपना कोई अखबार नहीं होना इत्यादि। यही कारण रहा कि बिहार निर्माण, बिहार डे के पहले दशक का एजेंडा न केवल बंगाल के प्रभाव से अलग एक प्रशासकीय ढांचा तैयार करना था, बल्कि आधारभूत संरचना का विकास करना भी था। बिहार के जमींदारों के संगठन ने पृथक बिहार की मुहिम का पुरजोर समर्थन किया, क्योंकि उच्च न्यायालय का कोलकाता में स्थित होना और वहां के बंगला भाषा भाषी वकीलों का व्यवहार कृषि क्षेत्र और जमींदारी से जुड़े विवादों के निपटारे को आर्थिक रूप से तकलीफदेह बना रहे थे जमींदारों और रैयतों के लिए। न्यायिक व्यवस्था उन दिनों एकमात्र व्यवसाय थी मध्यम वर्ग, उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों के लिए। ऐसे में बिहारी वकीलों ने कोलकाता के न्यायालयों में उपेक्षित महसूस किया। ब्रिटिश साम्राज्यवादी सरकार के लिए जमींदारी ही राजस्व व्यवस्था की मेरुदंड थी, अतः उसने भी प्रशासनिक अवरोधों का बहाना दिखाकर बिहार को एक राज्य का दर्जा देने की घोषणा की। 22 मार्च 1912 को और 1 अप्रैल 1912 से बिहार और उड़ीसा राज्य की स्थापना हो गई। 8 जनवरी 1912 को कोलकाता के एक बड़े अंग्रेजी अखबार द इंग्लिशमैन में छपी रिपोर्ट में लिखा गया कि 7 जनवरी को एक मिडलटन स्ट्रीट में आयोजित एक सभा में बिहार के जमींदार, वकील और परिषद के सदस्यगण, जिनमें प्रमुख थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सैयद हसन इमाम इत्यादि शामिल हुए। सभा की अध्यक्षता की दरभंगा के महाराज रामेश्वर सिंह ने की और बिहार को एक राज्य का दर्जा दिए जाने के निर्णय का स्वागत किया गया। महाराज रामेश्वर सिंह ने बिहार में एक उच्च न्यायालय और एक विश्वविद्यालय की भी जोरदार मांग रखी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूबा बिहार के लिए पटना को ही राजस्व केंद्र बनाया था, अतः पटना को बिहार की राजधानी बनाया गया। बिहार में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर का पदस्थापन किया गया, साथ ही एक कार्यकारी परिषद की स्थापना की गई। 18 जनवरी 1912 को सैयद जहीउद्दीन, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के उपाध्यक्ष एवं बंगाल विधान परिषद के सदस्य, ने बंगाल के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा जो बिहार अभिलेखागार में संरक्षित है। इस पत्र में उन्होंने बिहार राज्य के कार्यपालक परिषद के लिए उपयुक्त बिहारी व्यक्ति के तौर पर महाराज रामेश्वर सिंह का नाम सुझाया। उन्होंने कहा कि सभी मुसलमान और हिंदू को इन पर भरोसा है और इन्होंने अपने जीवन में अभी तक सार्वजनिक हित की ही बातें की हैं और जन कल्याण का ही काम किया है। इस पत्र में उन्होंने कार्यपालक समिति की सदस्यता के लिए उत्सुक अन्य व्यक्तियों की भी चर्चा की है। तर्क तथा तथ्यों की विवेचना से उनकी उम्मीदवारी को खारिज भी किया है। 1914 में भारत सरकार के द्वारा प्रकाशित एडमिनिस्ट्रेशन इन बिहार एंड उड़ीसा 1912 में नवगठित बिहार के प्रशासन की पूरी व्यवस्था की विस्तृत रूपरेखा है। इसमें प्रथम अध्याय चेंज इन एडमिनिस्ट्रेशन के प्रारंभ में ही दिया गया है कि एक कार्यपालक समिति होगी जिसके 4 ही सदस्य होंगे। इसी समिति के सदस्य अगले 10 वर्षों तक बिहार के प्रशासन और विकास का सारा निर्णय लेंगे। प्रावधान के अनुसार इस समिति में लेफ्टिनेंट गवर्नर के अलावा 2 और प्रशासनिक सेवा के सदस्य और एक बिहार का कोई प्रमुख व्यक्ति होगा। 1912 से 1922 तक इस समिति में लेफ्टिनेंट गवर्नर बेली, प्रशासनिक सेवा के ये गेट, बीवी लेविंग्स, 3 अंग्रेज और एक बिहारी सदस्य महाराज रामेश्वर सिंह को बिहार के लोगों का प्रतिनिधित्व करने का अवसर देते हुए समिति का सदस्य बनाया गया। दस्तावेजों से यह जानकारी मिलती है कि परिषद में अकेले बिहारी होने के नाते महाराज रामेश्वर सिंह पर महती जिम्मेदारी थी। उन्होंने नवगठित बिहार के नूतन राजधानी क्षेत्र के विकास में काफी दिलचस्पी ली, एक हाईकोर्ट और एक विश्वविद्यालय स्थापित कराने में अपना योगदान दिया। राजनीतिक हिस्सेदारी पर भी वे काफी काम किए। वो स्वयं लिखते हैं कि ऊंची जाति के लोग तो बहुत अधिकार पा लिए,
अब विधान परिषद में समाज के पिछड़े पायदान के लोगों के लिए भी आरक्षण हो। बिहार के पिछड़े समाज के लिए शिक्षा और राजनैतिक अधिकार की बात उन्होंने इन 10 वर्षों के दौरान की। बिहार राज्य को और पटना शहर को आधुनिक बनाने की योजनाएं प्रारंभिक 10 वर्ष में बनी और कार्यान्वित की गई। विधान परिषद, सचिवालय, गवर्नर का आवास, उच्च न्यायालय इत्यादि इन्हीं वर्षों में बनी। आज हम हर वर्ष बिहार दिवस तो मनाते हैं, मगर आज के दिन महाराज रमेश्वर सिंह समेत बिहार के निर्माताओं के कृतित्व की भी पटना जिले के नौबतपुर थाना क्षेत्र में शनिवार रात पुलिस और कुख्यात अपराधियों के बीच जोरदार मुठभेड़ हुई। एसटीएफ और नौबतपुर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि खूंखार अपराधी भरत शर्मा अपने साथियों के साथ शेखपुरा गांव में छिपा हुआ है। पुलिस ने घेराबंदी कर छापेमारी शुरू की, लेकिन अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। करीब 3 घंटे तक चली इस मुठभेड़ के बाद भरत शर्मा और उसके 2 साथियों ने सरेंडर कर दिया। पुलिस टीम जैसे ही शेखपुरा गांव पहुंची, अपराधियों को भनक लग गई। भरत शर्मा और उसके गुर्गों ने पुलिस की टीम पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। ना पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की। करीब 8 से 10 राउंड गोलियां चली, जिससे गांव में दहशत फैल गई। एनकाउंटर की गर्मी जब बढ़ी तो भरत शर्मा ने अपने 2 साथियों के साथ हथियार डाल दिए। पुलिस ने मौके से कार्बाइन, पिस्टल और कई अन्य हथियार बरामद किए हैं। भरत शर्मा पटना के कुख्यात अपराधी जटहा उर्फ काला नाग का भाई है। 2 साल पहले जटहा की हत्या हो गई थी, जिसके बाद भरत ने पूरे गैंग की कमान अपने हाथों में ले ली। भरत का नाम हत्या, लूट, रंगदारी और अवैध हथियार रखने जैसे कई संगीन मामलों में दर्ज है। वह लंबे समय से पुलिस की हिट लिस्ट में था और बिहार में संगठित अपराध का बड़ा चेहरा बन चुका था। भरत शर्मा के खिलाफ हत्या, लूट, रंगदारी और आर्म्स एक्ट से जुड़े 7 गंभीर मामले दर्ज हैं। नौबतपुर और उसके आसपास के गांवों में उसने अपराध का साम्राज्य खड़ा कर रखा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक एसटीएफ और नौबतपुर पुलिस ने भरत को पकड़ने के लिए 4 थानों की फोर्स के साथ मिलकर ऑन ऑपरेशन चलाया था। भरत गिरोह का नेटवर्क कई जिलों में फैला हुआ है और उसके गुर्गों पर भी पुलिस की नजर बनी हुई है। भरत शर्मा की गिरफ्तारी बिहार पुलिस और एसटीएफ के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अब गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश तेज कर दी। बिहार सरकार ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटने के बाद पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहे एडीजी रैंक के 2 आईपीएस सहित 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी है। गृह विभाग आरक्षी शाखा द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे 1994 बैच के आईपीएस परेश सक्सेना को असैनिक सुरक्षा बिहार का अपर आयुक्त सह अपर पुलिस महानिदेशक एडीजी बनाया गया है। वहीं केंद्रीय इकाई एसएसबी के आईजी रहे 1996 बैच के नैयर हसनैन खान फिर से बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी बनाए गए हैं। पिछले साल ही केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए श्री खान की सेवा राज्य सरकार के अनुरोध पर वापस की गई है। एडीजी में नवप्रोन्नत एसएससीआरबी राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो के 1998 बैच के आईजी अमित लोढ़ा को उनके ही पद को उत्क्रमित करते हुए एसएससीआरबी के एडीजी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस तबादले के बाद डीजी जितेंद्र सिंह गंगवार डीजी सह आयुक्त असैनिक सुरक्षा बिहार और विशेष शाखा के एडीजी सुनील कुमार योयूए डीजी पद के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त हो जाएंगे। आईपीएस अमित लोढ़ा पर खाकी वेब सीरीज भी बन चुकी है। अमित लोढ़ा की लिखी किताब पर बहुचर्चित वेब सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर बनी थी। उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति, पद का दुरुपयोग और अनैतिक गतिविधि सेधन कमाने के आरोपों की जांच ईडी के स्तर पर चल रही है। राज्य की जांच एजेंसी एसवीयू विशेष निगरानी इकाई ने अमित लोढ़ा के खिलाफ 7 दिसंबर 2022 को आय से अधिक संपत्ति डीए मामले में एफआईआर दर्ज की थी। इसमें मगध रेंज के तत्कालीन आईजी अमित लोढ़ा समेत अन्य को नामजद अभियुक्त बनाया गया। बिहार में बीते कुछ दिनों से जारी मौसम के उतार चढ़ाव के बाद अब स्थिरता आने की उम्मीद है। बारिश और तेज हवाओं के बाद अब प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार 23 मार्च के बाद से बिहार में वर्षा पर ब्रेक लगेगा और तेज धूप देखने को मिलेगी, जिससे तापमान में बढ़ोतरी होगी। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने इन 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है।
मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने बताया कि सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई और मुंगेर में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा, बादलों की गड़गड़ाहट और वज्रपात की संभावना जताई है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विशेषज्ञ कुमार गौरव के अनुसार पूर्वोत्तर असम और आसपास के इलाकों में चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है, जो बिहार के कुछ हिस्सों में वर्षा का कारण बन सकता है। हालांकि बाकी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान में वृद्धि होगी। अगले कुछ दिनों में अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री तक बढ़ सकता है। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से 12 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस। मौसम विभाग ने बताया कि 24 मार्च की रात से पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। इसका असर बिहार पर भी पड़ सकता है। यदि यह विक्षोभ मजबूत होता है तो एक बार फिर हल्की बारिश और ठंडी हवाएं लौट सकती हैं, लेकिन फिलहाल गर्मी का असर बढ़ने के संकेत। बिहार के बेगूसराय में भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में 4 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज बेगूसराय के सदर अस्पताल में चल रहा है। हादसा रविवार की सुबह लाखों थाना क्षेत्र के खातोपुर चौक के पास नेशनल हाईवे पर बेगूसराय खगड़िया के बीच हुआ। घटना इतनी तेज आवाज के साथ हुई कि 500 मीटर दूर से लोग कुछ ही पल में दौड़ते भागते पहुंचे और लोगों को निकालने में लग गए। मृतक व्यक्ति की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पहाड़चक गांव के रहने वाले सौरभ कुमार और कृष्ण कुमार के साथ सहोदर भाइयों अंकित कुमार और अभिषेक कुमार के रूप में हुई है। घायल व्यक्ति की पहचान अंशु कुमार, गोलू कुमार, सुजीत कुमार, निरंजन कुमार और सत्यम कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सभी लोग पहाड़चक गांव के रहने वाले चंदन के पुत्र अभिषेक की शादी से लौट रहे थे। साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के सन्हा स्थित न्यू जफरनगर गांव में शादी समारोह थी। इतनी कम दूरी में सब कुछ हो रहा था और इसी में इतना बड़ा हादसा हो गया। इस घटना के संबंध में सदर डीएसपी सुबोध कुमार ने बताया कि सभी लोग स्कॉर्पियो पर सवार होकर बारात से पहाड़चक गांव लौट रहे थे। तभी खातोपुर चौक के पास स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। इस घटना के बाद कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच कर रही है। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। बिहार की 4 नदियों गंगा, सोन, गंडक और कोसी पर 12 और पुल बनाए जाएंगे। इन चारों नदियों पर अभी 24 पुल बने हुए हैं। 15 पुलों का निर्माण कार्य अभी चल रहा है। इन पुलों का निर्माण होते ही राज्य की 4 नदियों पर बड़े पुलों की संख्या 51 हो जाएगी। दर्जन भर नए पुल बनाने के लिए पथ निर्माण विभाग ने आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, लोगों को हर 20 किलोमीटर की दूरी पर 4 लेन सड़क उपलब्ध कराया जाएगा। बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि बिहार हिमालय से निकलने वाली नदियों के जल प्रवहन क्षेत्र में है। दक्षिण बिहार में भी सोन सहित अन्य नदियां हैं। सुगम यातायात के लिए इन नदियों पर पुलों का निर्माण जरूरी है, ताकि लोग कम समय में गंतव्य दूरी तय कर सकें। सरकार ने पहले बिहार के किसी भी कोने से 6 घंटे में पटना पहुंचने की योजना पर काम शुरू किया। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद अब बिहार के किसी भी कोने से 5 घंटे में पटना पहुंचने की योजना पर काम चल रहा है, जो 3-4 महीने में पूरा हो जाएगा। इसी कड़ी में अब सरकार ने 2027 तक राज्य के किसी भी कोने से 4 घंटे में पटना पहुंचने का लक्ष्य तय किया है, जबकि 2035 तक राज्य के किसी भी कोने से मात्र 3 घंटे में पटना पहुंचा जा सकेगा। इसके लिए विकसित भारत 2047 का रोड मैप तैयार किया गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 5000 किलोमीटर सिंगल लेन सड़क को 2 लेन या इससे अधिक चौड़ा किया जाएगा। बिहार के अधिकतर जिले में छोटी बड़ी नदियां अवस्थित हैं। ऐसे में जब तक नदियों पर पुलों का निर्माण नहीं हो जाता, तब तक 4 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए पथ निर्माण विभाग ने इन चारों प्रमुख नदियों पर 12 और पुल बनाने का निर्णय लिया है। गंगा नदी पर अभी 7 पुल बने हुए हैं। 9 का निर्माण कार्य चल रहा है। 3 और नए पुल बनाने की योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। सोन नदी पर अभी 5 पुल बने हुए हैं। 1 का निर्माण कार्य जारी है, जबकि 2 और पुल बनाए जाने हैं। गंडक नदी पर 7 पुल बने हुए हैं। 3 बन रहा है, जबकि 4 पुल बनाए जाने की योजना है।
जबकि कोसी नदी पर 5 पुल बने हुए हैं। 2 का निर्माण कार्य जारी है और 3 नए पुल बनाए जाने हैं। गंगा नदी पर बक्सर में मौजूदा पुल के समानांतर 3 लेन का पुल बनेगा। रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे के मार्ग रेखन पर मटिहानी सामहो के बीच 6 लेन पुल तो कहलगांव में गंगा नदी पर 4 लेन पुल बनेगा। सोन नदी में वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे और पटना आरा सासाराम के अलाइनमेंट में पुल का निर्माण होगा। गंडक नदी पर वीटीआर बाईपास पर 4 लेन का नया पुल पतजिरवा में एनएच 727 के मार्ग रेखन पर 4 लेन, गोरखपुर सिलीगुड़ी के मार्ग रेखन पर 6 लेन और राम जानकी मार्ग के मार्ग रेखन में 70 घाट में 4 लेन पुल का निर्माण होगा। जबकि कोसी नदी पर गोरखपुर सिलीगुड़ी के मार्ग रेखन पर 6 लेन पुल, पटना पूर्णिया के मार्ग रेखन पर सिमरी बख्तियारपुर के समीप 6 लेन पुल और कुर्सेला में अतिरिक्त 4 लेन पुल का निर्माण। बिहार समेत पूरे देश में बैंकिंग सेवाओं को प्रभावित करने वाली 24 और 25 मार्च की बैंक हड़ताल को स्थगित कर दिया गया है। बैंक कर्मचारियों की मांगों को लेकर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन यूएफबीयू और भारतीय बैंक संघ आईबीए के बीच मुंबई में मुख्य श्रम आयुक्त सीएलसी के समक्ष बैठक हुई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा के बाद हड़ताल टालने का निर्णय लिया गया। बिहार के बैंकिंग यूनियन नेताओं ने बताया कि हड़ताल स्थगित होने के बाद अब राज्य भर में सभी बैंक अपनी सामान्य प्रक्रिया के तहत काम करेंगे। पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि 2 दिन की हड़ताल से एटीएम सेवाओं से लेकर बैंकिंग ट्रांजैक्शन तक प्रभावित होंगे, लेकिन अब ग्राहकों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। यूएफबीयू बिहार के संयोजक राजू कुमार सिंह और एआईबीओसी के सचिव अमरेश विक्रमादित्य ने बताया कि बैठक में 5 दिवसीय बैंकिंग कार्य दिवस लागू करने की मांग पर सकारात्मक संकेत मिले हैं। इसके अलावा भर्ती, प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन, पीएलआई और अन्य लंबित मुद्दों पर भी चर्चा हुई। बैंकिंग यूनियन के अनुसार सरकार और आईबीए की ओर से बातचीत जारी रखने का भरोसा मिलने के बाद हड़ताल स्थगित करने का फैसला किया गया। अब अगले 1-2 महीनों में फिर से बैठक होगी, जिसमें बैंक कर्मचारियों की मांगों पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। हड़ताल स्थगित होने के बाद बिहार के बैंकों में नियमित बैंकिंग सेवाएं जारी रहेंगी, जिससे व्यापारियों, आम जनता और उद्योगपतियों को बड़ी राहत। आरा के तनिष्क शोरूम में 10 करोड़ की लूटपाट में शामिल कुख्यात चुनमुन झा को एसटीएफ की टीम ने शुक्रवार की रात अररिया में ढेर कर दिया। अब चुनमुन झा एनकाउंटर मामले में नया मोड़ सामने आया है। आरोपी चुनमुन के भाई राजकुमार झा ने एनकाउंटर पर सवाल उठाया है। राजकुमार का कहना है, एनकाउंटर विकास दुबे का हुआ था, वो भाग रहा था तो उसको पीछे से गोली मारी गई थी। एनकाउंटर का मतलब ये नहीं होता कि दोनों हाथ पकड़कर सामने से सीने, पेट और गले में गोली मार दी जाए। एनकाउंटर में पहली गोली चुनमुन के पैर में लगी, तभी उसने सरेंडर कर दिया गया। दरअसल शुक्रवार की रात करीब 2 बजे अररिया में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें कुख्यात अपराधी चुनमुन झा मारा गया। चुनमुन झा को एनकाउंटर के दौरान सीने में 2 गोली और पूरे शरीर में 7 गोली लगी है। कुख्यात के परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने चुनमुन झा को सामने से गोली मारी है और उसे एनकाउंटर का नाम दिया जा रहा है। यह मर्डर है। इसमें हमारे गांव के मुखिया संतोष मंडल भी मिले थे। वो चुनमुन झा के गैंग का सरगना था। उसके पास ही सारे लूट का पैसा और जेवरात जाता था। 3 दिन पहले उससे मेरे भाई की बहस हुई थी। इस वजह से पुलिस के साथ मिलकर संतोष मंडल ने चुनमुन को मरवा दिया। वहीं कुख्यात चुनमुन झा का ममेरा भाई राजीव कुमार झा ने बताया, चुनमुन अररिया के पलासी थाना के मजलिसपुर का रहने वाला था। उसके पिता का नाम विनोद झा है। वे खेती-बाड़ी करते हैं। चुनमुन ने 10वीं तक की पढ़ाई अररिया में ही रहकर की है। फिर पंडित का ज्ञान लेने के लिए वह अपने दादा दादी के पास 2020 में पूर्णिया चला गया। उसके दादा पंचमुखी मंदिर में पुजारी हैं, लेकिन वहां चुनमुन की दोस्ती अपराधियों से हो गई। 2023 में अररिया पलासी के मुखिया संतोष मंडल की भी हत्या की कोशिश की थी, लेकिन उसमें वह चूक गया था। इसके बाद 2024 में पूर्णिया के तनिष्क शोरूम में 3 करोड़ 70 लाख की लूटकांड में चुनमुन शामिल था। हालांकि इस मामले में वह सीसीटीवी में कैद नहीं। बिहार के भोजपुर जिले के आरा शहर में शनिवार रात बड़ा हादसा हुआ। नगर थाना क्षेत्र के धर्मन चौक स्थित हादी मार्केट में शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने एक कपड़े की दुकान को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना में दुकान में रखा करीब 10 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं दुकानदारों में दहशत का माहौल बन गया। दुकान मालिक मोहम्मद पप्पू के मुताबिक रोजा खोलने के बाद वह अपनी दुकान बंद कर घर चले गए थे।
देर रात अचानक फोन पर सूचना मिली कि उनकी दुकान में आग लग गई है। जब वह मौके पर पहुंचे तो देखा कि दुकान पूरी तरह जल चुकी थी और चारों ओर धुआं फैला हुआ था। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दुकान में रखा सारा सामान नष्ट हो चुका था। मोहम्मद पप्पू ने बताया कि उनके पिता मोहम्मद साहब ने करीब 30 साल पहले इस कपड़े की दुकान की शुरुआत की थी। ईद के मद्देनजर उन्होंने अतिरिक्त माल मंगवाया था, लेकिन इस आग में सब कुछ जलकर खाक हो गया। उनका कहना है कि इस हादसे से उन्हें करीब 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात में अचानक दुकान से धुआं उठता देखा गया, लेकिन मार्केट की गलियां संकरी होने के कारण कोई भी भीतर जाकर स्थिति का जायजा नहीं ले सका। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया और दुकान के अंदर रखा पूरा कपड़ा जलकर राख हो गया। इस घटना के बाद व्यापारियों में रोष है और वे प्रशासन से उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। पुलिस और दमकल विभाग पूरे मामले की जांच कर रहा है कि आग केवल शॉर्ट सर्किट से लगी या इसके पीछे कोई और वजह थी। फिलहाल प्रशासन ने दुकानदारों से सतर्कता बरतने और अग्नि सुरक्षा के इंतजाम करने की अपील की है ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो।